ताज़ेब किस्त नंबर 27। मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात मिलकर ही वक्त की तहरीर बनते हैं। यह तज़किरा चूँकि सिर्फ हीरा मंडी की ज़िंदगी का है, इसलिए बात यहीं से शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाती है। इधर शमशीरा बेगम की ज़िंदगी अपने मखसूस अंदाज में गुजर रही थी। उधर रबनवाज शाह और वो से मुतल्लिका लोग। गुलाम शाह बेचारे का दर्द ये था कि वो हाजू को ऐश करते नहीं देख सकता था। बहुत बड़ी रकम हाथ आई थी लेकिन गलती से निकल गई थी, और इसके बाद गुलाम शाह ने कौन सी जगह तलाश नहीं की थी और क्या क्या कुछ नहीं किया था। चुनांचे वो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो रकम खुद इसी के कमरे में छुपी हुई होगी। हाजू ने बिलाशुबा जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो नाकाबिल यकीन सा ही था। शमशीरा बेगम ने गुलाम शाह की सूरत देखी तो रहम आ गया। अरे गुलाम शाह, ये तुम्हारी थूथनी बिल्ली जैसी क्यों होती जा रही है? आखिर क्या मुसीबत नाजिल हुई तुम पर? नहीं शमशीरा बेगम, दुआएं हैं तुम्हारी, बस जरा दिल दुखा हुआ है। आखिर क्यों? दो कुड़ी का करके रखा है तुमने, न इज्जत न तौक़ीर। जो ख़ानदानी मिरासी हैं, जिनका कोई माजी नहीं, इनको तो सर पर बिठा रखा है, और हम जो अपना ख़ानदान तर्क करके अपने आप को भुलाकर तुम्हारे कदमों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी कोई कदर ही नहीं। हाजू की बात कर रहे हो ना तुम, तो और किसकी करें? हमारा घर लुटता है शमशीरा बेगम तो सीना गुलाम शाह का ही जलता है। खाने कमाने वाले तो बहुत से हैं जो तरह तरह से बेवकूफ़ बनाकर खाते हैं, मगर सच्ची मानो तो मक्खन शाह का किस्सा हमारी समझ में नहीं आया ही नहीं। यहाँ कहीं भी किसी मक्खन शाह का वजूद नहीं है। अगर तुम्हें मक्खन शाह के नाम से मिला था तो अब वो लाहौर में नहीं है। ए गुलाम शाह देखो, एहतियात से बात करो, कुछ हुआ तो है। अब तुम खुद सोचो, कितना अरसा हो गया शाहजी को इस इलाके में आए हुए, कभी हमारे घर का चक्कर लगाया, और वो भी ऐसी दौलत से लदे फंदे। और गुलाम शाह तुम ही जानो, मेरी तो एक ही आरजू है, इस मूजी को मौत के मरोड़ ले जाए। ऐसे खूबसूरत घर में बैठा हुआ है जिसके ख्वाब मैंने देखे थे, इससे वो सब कुछ मिल गया जो गुलाम शाह मुझे मिलना चाहिए था। खैर बिन बातों का क्या फ़ायदा? कोसर जहाँ अगर शाहजी के मुंह चढ़ गई तो सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था गुलाम शाह, तो इस सबको मक्खन शाह की करामत ही समझती हूँ। अब तुम बताओ, हाजू को ऐसे कैसे नज़रों से गिरा दूँ? इतना बड़ा काम करवाया इसने मेरा। तो इत्मीनान रखिए शमशीरा बेगम, आपका काम तमाम भी वही करवाएगा। देखो फिर लानत भरी बातें की हैं तुमने, आ गए न अपनी औकात पर। शमशीरा बेगम दहल कर बोली, अकल से काम लेता हूँ, ऊंच नीच सोचता हूँ, हर अच्छे बुरे पर गौर करता हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि अब तक तजर्बा नहीं हुआ आपको शमशीरा बेगम। फ़र्ज़ कर लें कि अपने शाहजी कोसर जहाँ से इश्क करने लगे, और फ़र्ज़ कर लीजिए कि उन्होंने एक आलीशान कोठी खरीद कर कोसर जहाँ को दे दी, और फिर खुद भी इस कोठी में रहने लगे, तो आपको क्या मिला? आपका कोठा तो वीरान हो गया ना। क्या बक रहे हो गुलाम शाह? शमशीरा बेगम खौफजदा हो गई। माजी से आपका रिश्ता जोड़ रहा हूँ शमशीरा बेगम। ये बताइए, दिलदार घोड़े को घोड़े पर से किसने उतारा था? बारात लेकर आया था ना वो कोसर जहाँ को ले जाने के लिए। ये शाहजी ही थे जिसने से मुर्गा बना दिया। हाँ, और दूसरे बदमाशों को किसने मारा? शाहजी ने ना। तो क्या कहना चाहता है? फ़र्ज़ करो अगर शाहजी अपनी महबूबा को यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं तो किससे फरियाद करोगी शमशीरा बेगम? पुलिस से, जो शाहजी के घर आकर वापस लौट जाती है, या कोई बदमाश तुम्हारे कब्ज़े में है जिससे तुम शाहजी का रास्ता रुकवा दोगी? शमशीरा बेगम, वो तो जो कुछ खर्च करेंगे वसूल कर लेंगे, और वसूलिया भी पता है क्या होगी? बेटा तो है ही इनके पास, माँ और बेटी भी इनके पास पहुंच जाएगी, और तुम रह जाओगी तालियां बजाती हुई। गुलाम शाह का दिमाग बहुत दूर तक सोचता है और बहुत दूर तक देखता है। शमशीरा बेगम का रंग फक पड़ गया, फटी बड़ी आंखों से गुलाम शाह को देख रही थी। फिर इनके मुंह से निकला, खुदा तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दे, तुम तो हो इसी काबिल कि तुम्हें दिन रात कोसा जाए। हाय, हैजे में आकर मरो, किसी की आनी आ जाए, खुश रहने देना। खुश रहो शमशीरा बेगम, तुम्हारी खुशी बहुत अजीज़ है, हम तो हर बद्दुआ के जवाब में दुआ ही देते रहेंगे। हाय, तो फिर क्या करूं मैं? शमशीरा बेगम सीने पर हाथ मारकर बोली, कुछ ना करो, आराम से बैठी तमाशा देखती रहो, हमें गाली और कोसने देती रहो, और इन्हें सर पर चढ़ाती रहो जो तुम्हारी गर्दन पर छुरी फेर देते हैं। ये कहकर गुलाम शाह तो बाहर निकल गए। शमशीरा बेगम आंखें और मुंह फाड़े सोच में डूबी रही। बात तो बिल्कुल ठीक कही थी गुलाम शाह ने। अगर रबनवाज शाह ने इस किस्म का लेन देन किया तो इसके बावजूद खुद को कोसर जहाँ का हकदार भी करार देंगे। ए मौला, ए मेरे मौला, मैं इधर की रही ना उधर की, अब मैं क्या करूं? राजा शराफत अली में और की खूबी हो या ना हो, लेकिन दौलत खर्च करने में जीदार था।
हवारी बदनसीब थे कि मौका से फ़ायदा उठाने के बजाय खौफजदा हो जाते थे। बहरहाल इसके दोनों साथी नवाबुद्दीन और हयात खान और तीसरे कलीम शाह हर तरह से इनके साथ थे और खूब फ़ायदा उठा रहे थे। इन सारे चक्रों में अच्छी खासी रकम कमा ली थी। एक इलाके में खूबसूरत सा मकान लेकर इसमें सारा साजो सामान भरवा लिया गया था। राजा शराफत को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कितनी रकम खर्च हो रही है, बस जी को लगी हुई थी। वो कुछ कर डालना चाहता था और इन्हीं कोशों में मसरूफ था। मकान का बंदोबस्त होने के बाद लाहौर के ऐसे बदमाशों की तलाश शुरू हुई जो दूसरों के लिए काम करते थे। मालूमात करने से पता चल गया कि कौन कौन शाहजी के सामने जूते खाकर आ चुका है। कुछ के बारे में ये भी मालूम हुआ कि शाहजी से टांगे तुड़वाकर लाहौरी से भाग गए थे। दिलदार घोड़े का नामो निशान नहीं मिला था। गोगे पहलवान इस तरह दुम दबाकर बैठ गया था कि इसकी शक्ल दोबारा कभी नजर नहीं आई थी। वैसे रबनवाज शाह का नाम भी लाहौर के बदमाशों की जुबान तक पहुंच चुका था और इसकी बहुत सी वजूहात थी। बेशक शाहजी बदमाशी का अड्डा नहीं चला रहे थे, लेकिन हीरा मंडी सभी का रास्ता था और ये देखा गया था कि हीरा मंडी में दाखिल होने वाले बड़े बड़े बदमाश एहतियात बरतने लगे थे और यहाँ शाहजी के नाम का सिक्का चलता था। बहरहाल जब एक जगह इन लोगों ने बात की तो साफ इनकार कर दिया गया कि लुच्चे लफंगों से झगड़ा मोल लेने के लिए तैयार नहीं हम लोग। अलबत्ता लाहौरी के गोशे में लागा मदारी मिल गया, नया नया उभरा था और फिलहाल अपने इलाके तक ही महदूद था। मखसूस इलाके के एक मकान में रहता था। इसके बारे में मालूमात हासिल हुई तो नवाबुद्दीन और हयात खान इसके पास पहुंच गए। लाखा मदारी की उम्र ज्यादा नहीं थी, चेहरे मोरे का भी अच्छा था। बड़ी बड़ी मूंछों ने अलबत्ता इसे खौफनाक बना दिया था। बड़ा बड़बोला था। इन दोनों को अपनी दानिश में खूनी निगाहों से देखा तो हयात खान ने कहा, तुम्हारे पास काम से आए हैं उस्ताद? बोलो बोलो। 10-5 कत्ल कराने हैं, किसी को उठवाना है, नाक कटवानी है किसी की, सर मुंडवाना है, क्या काम है मुंह से फूटो। लाखा जी बहुत बड़ा काम है, माल आपकी पसंद का, बोलो और काम बताओ। मदारी ऐसी जादू की झड़ी घुमाएगा कि देखते रह जाओगे। ये बताओ आए कहाँ से हो? एक बहुत बड़े जागीरदार है राजा शराफत अली खान, इन्हें तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम लेना है और काम यह है कि हीरा मंडी में एक रबनवाज शाहजी रहते हैं, बहुत बड़े बदमाश बनते हैं, सिर्फ इन्हें नीचा दिखाना है बस। अबे हमारी शान के मुताबिक क्यों काम लाते? उल्लू की लकड़ी घुमाई नहीं होती तो किसी पर तो बता देते कौन है। ये हीरा मंडी का भड़वा, हमें दिखा देना, ठीक कर देंगे। कौन सी बड़ी बात हुई तो बताओ। आपने कभी इनका नाम सुना है? देखा कभी ने? देख लेंगे, अभी तक नहीं देखा है तो आखिर लाहौर पर कब्जा जमाना है। ये समझ ले लाखा जी के अगर आपने ये काम कर दिया तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ये राजा साहिब किधर है? इनसे मिला देंगे आपको। ठीक है, सुपारी लाए हो? मुलाकात के फौरन बाद सुपारी दे दी जाएगी आपको। राजा साहिब पैसों की परवाह नहीं करते। वैसे आपके साथ कितने बंदे हैं? 10,000, पूरे 10,000, लाखा मदारी ने कहा और इन दोनों की आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। 10,000? हाँ, अपने मुंह से ना बोल पड़ो कि 10,000 है कि नहीं है। मेरा नाम नहीं। अबे आइयो, कहाँ मर गए दुमड़ी के, बुला के लाइए सारों को। लाखा मदारी ने कहा और 10 आदमी आकर खड़े हो गए। लाखा मदारी ने फखरी अंदाज में गर्दन अकड़ाकर हाथ से इशारा करते हुए कहा, पूरे 10,000 हैं, जब जी चाहे आजमा लेना। जो जुबान से कह दिया वो समझो पत्थर, कह दिया वो समझो पत्थर की लकीर, कसम लकड़ी की, जिसके सर पर घूम जाए सर घुमा के रख देंगे। ये 10 हैं। ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा कोई कसूर नहीं होगा। लाखा मदारी ने हयात खान के लहजे का किसी कदर बुरा मानते हुए कहा, नहीं लाखा जी, हमारे मतलब नहीं, ये सब आपके साथी हैं तो और क्या, नजर नहीं आ रहे? तो फिर ठीक है, अब आप ये बताइए कि राजा साहिब से कब मिल रहे हैं? इन्हें यहाँ ले आओ, हम किसी से मिलने नहीं जाते। नहीं लाखा जी, अच्छी दोस्ती के लिए, अच्छे तल्लुकात के लिए थोड़ा सा असूलों को तर्क करना पड़ता है। आप इनसे मिल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्ती की बात है तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। हयात खान और नवाबुद्दीन लाखा मदारी को राजा शराफत अली के पास लेकर पहुंच गए। राजा शराफत अली ने इसका जायजा लिया और बोला, रब नवाज शाह से टकरा सकते हो? देखो भाजी, तौहीन मत करो हमारी, काम बता दो काम, इसके बाद देख लेना लाखा मदारी को। ठीक है, ये सुपारी लो और कोई ऐसा मंसूबा बनाओ जिससे हमारा काम हो जाए। राजा शराफत अली ने रुमाल में नोटों के 3 बंडल मदारी की तरफ बढ़ा दिए। लाखा इतना बड़ा बदमाश था या नहीं, लेकिन रकम के सिलसिले से अंदाजा था कि कितनी हो सकती है। चुनांचे बोला, कोई मंसूबा बनाने की जरूरत नहीं, चेहरा करा दो, एक बार दिखा दो कौन से हैं ये शाहजी। सारी अकड़फूना निकाल दो तो फिर मदारी की लकड़ी बेकार। ऐसा करते कि हम हीरा मंडी आपके साथ चलते हैं। अब अपने आदमी को हीरा मंडी में चारों तरफ भी शासर आ गए तो हम आपको सारी तफसील बता देंगे। ऐसे कर लो। शाहजी के साथ कितने बंदे हैं?
लाखा मदारी ने पूछा। सिर्फ 4? धत तेरे की, और इसके लिए तुम हमारे 10,000 आदमी लेकर जा रहे हो? 10,000? राजा शराफत अली ने चौंक कर पूछा। 10 आदमी हैं जिन्हें लाखा साहिब 10,000 कहते हैं, और उधर रब नवाज समेत 5 आदमी। हमारे पाँव में ये चप्पल देख रहे हो ना, अगर इसी से मार मार के 5 का भेजा ना बहा दे तो फिर मदारी मत कहना, किसी घास खोदे की औलाद कह देना। 10 आदमियों को तकलीफ मत दो, हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे जिनमें ज़रा सी मसले से काम लेना पड़ता है। आप हमारे साथ तामुन कर रहे हैं ना? हाँ भाई, सवारी ले ली है तो अब ऐसी क्या बात है? तो फिर ठीक है। मंसूबा क्या है राजा साहिब? बस ज़रा मंसूबा बदल दिया है, हीरा मंडी का चक्कर लगाएंगे। शमशीरा बेगम ही का तो कोठा नहीं है वहाँ, और भी बहुत सी हैं। देखने शाहजी हमारा रास्ता रोकते हैं नहीं। मजाल है इनकी, कोठा क्या इनके बाप का है, कैसे रोकेंगे रास्ता? वहाँ आने जाने वालों का रास्ता रोका जाता है क्या? इसका मतलब है कि आप हीरा मंडी का चक्कर नहीं लगाते। कैसी बातें कर रहे हो चांद? सालियाँ खुद लोकती फुड़कती चली आती हैं हमारे पास, हमें जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। खैर, तुम्हारी वजह से चलेंगे। कब चल रहे हो? आज का काम कल पर क्यों छोड़ा जाए? ठीक है, 6 बजे पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। ठीक है। राजा शराफत अली ने लाखा मदारी और इसके साथियों की खूब खातिर मदारत की। इसके बाद लाखा मदारी चला गया। राजा साहिब के चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। कहने लगे, नवाबदीन, तारीफ तो बहुत की है तुमने इसकी, क्या ये शख्स काम का आदमी साबित हो सकता है? जवान खूना राजा साहिब, मेरा ख्याल है कुछ करके ही दिखाएगा, मगर आपका प्रोग्राम अचानक कैसे बदल गया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं भी एक लंबा दाव खेलना चाहता हूँ, पहले 2-4 बार हीरा मंडी में आना जाना हो जाए, शाहजी को पता चल जाए कि मैं वहाँ आने जाने लगा हूँ। पहले ये देखूंगा कि अब वो खुद हमारे रास्ते में आते नहीं। अगर ऐसा हुआ तो काम करने में आसानी होगी। इन्हें ठिकाने लगा दूंगा, फिर देखूंगा इस कोसर जहाँ को जो बड़ी पाकदामन बनती है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नवाबुद्दीन ने शाहजी से इत्तफाक कर लिया। बहरहाल लाखा मदारी जुबान का पक्का था। ठीक 6 बजे पहुंच गया। बड़ा सजा बना था। कहने लगा, कसम उल्लू की लकड़ी की, पहली बार कोठे वालों की तरफ जा रहे हैं, कहीं फंस ना जाए। क्या मतलब? राजा शराफत अली ने चौंक कर पूछा। अब जरा देख लो, जवान आदमी है और जरा दिल फेंक भी है। हमारे साथी तो हमें यही कहते हैं। चलो खैर, जो होगी देखी जाएगी। राजा शराफत अली ने अजीब सी निगाहों से लाखा मदारी को देखा था। बहरहाल तैयार तो सभी हो चुके थे। लाखा ने बास्केट की जेबों में 4 चाकू लगाए हुए थे और इन चाकू की बड़ी बड़ी दास्तानें हाँकने लगा। राजा शराफत अली को कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। इसे लग रहा था कि ये बड़बोला कहीं लुटिया ही ना डुबो दे। बहरहाल हीरा मंडी पहुंच गए। शमशीरा बेगम के कोठे पर जाने की जरूरत तो ना थी, अलबत्ता एक दूसरी गाने वाली का नाम कानों तक पहुंचा। चुनाचे वहां पहुंच गए। गुलबहार ने नए आने वाले मेहमानों का खैर मकदम किया और राजा साहिब ने वहां अच्छी खासी रकम खर्च की। दौलत लुटाने का शौकीन था और हीरा मंडी तो सही मायनों में ऐसे ही लोगों का इंतजार करती है। गुलबहार ने सर आंखों पर बिठाया और सारी अदाएं इन पर लुटाने लगी। लेकिन कोसर जहां जैसी बात कहाँ। राजा शराफत ने इस बात का पूरी तरह अंदाजा लगा लिया था कि कोसर जहां दर हकीकत हीरा मंडी की रौनक है, और इसके बाद वहां आने जाने लगे। वक्त ये एहसास दिला रहा था कि हीरा मंडी में कोसर जहां का कोई सानी नहीं। नए नए कोठे देखे, लेकिन कहीं भी कोसर जहां जैसी बात ना पाई। आतिश शौक और भड़क उठी थी। इस दौरान लाखा मदारी शाहजी के बारे में मालूमात हासिल करता रहा। रकमें हाथ आ रही थी, भला इसी की जरूरत पड़ी थी कि शाहजी के डेरे में जा घुसे। आखिरकार राजा ने इससे मशवरा किया। हाँ भाई, हीरा मंडी में जाकर गाने तो बहुत सुन लिए, अब ये बताओ कि शाहजी के बारे में क्या सोचा है? बस फौज लेकर जाता हूँ, पकड़ कर लाता हूँ, इनका फैसला आप खुद करें। राजा शराफत अली सोच में डूब के फिर बोला, ऐसा कर सकते हो, और क्या झक मारने के लिए वहां पर आते जाते रहे हैं? ये तो सबसे अच्छी बात है, ऐसा ही करो। रब नवाज शाह को इसके 4 आदमियों समेत इसके डेरे से पकड़ लाओ, जो मांगोगे दूंगा। सोच लो राजा जी, जो कहा है करना पड़ेगा। राजा शराफत अली है नाम मेरा, क्या समझे? तो बस फिर ठीक है, समझ लो रब नवाज तुम्हारे कदमों में पहुंच गया, अब तुम इंतजार करो। लाखा मदारी चला गया तो राजा शराफत अली सोच में डूब गया। सामने हयात खान नजर आया तो इससे कहा, हाँ भाई क्या कहते हो? लग रहा है कि काम दिखा देगा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। राजा शराफत अली ने कहा, न जाने क्या क्या मंसूबे इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। इसने कहा, अच्छा ये बताओ सलूक क्या किया जाए इसके साथ? ये तो सोचने की बात है। उस वक्त मामला दूसरा था, मगर अब मैदान हमारे हाथ में है। उन्होंने सर गंजे किए थे हमारे, हम इन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं, मगर जान से मार देने में वो मज़ा नहीं होगा। मज़ा तो तब है कि मरते रहें बार बार। और एक ही तरकीब है इसकी। वो क्या? सर तो गंजे करने ही इनके, मगर नाके भी काटेंगे। खुदा की कसम, क्या बात दिमाग में आई है। 5 नक्कटे जिधर से गुजरेंगे लोग देखेंगे इन्हें,
یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ان کا راز کیا ہے، مگر یہ نکٹے راجہ شرافت علی کا نام کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ واہ راجہ صاحب واہ، بات تو بڑی زبردست ہے۔ ہواریوں نے مکھن لگایا، اب تو بے چینی سے انتظار ہے۔ راجہ شرافت علی خوش آئند خیالات میں کھو گیا۔ ان دنوں لاہور کے موسم نے لاہوریوں کو تحفہ دے رکھا تھا۔ بادلوں بھرا آسمان، وقفے وقفے سے پڑنے والی مدب مدب پھواریں، نہر کے کنارے سبزہ زاروں پر ابلنے والا حسن۔ شاہ جی بڑے خوش تھے ان دنوں۔ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا اور کھلی سڑکوں پر نکل پڑے۔ ساتھی ساتھ موجود تھے۔ اکرام کی کوٹھی کی جانب رخ تھا۔ بہرحال اس وقت بھی سب کی سب بڑی خوشگوار باتیں کر رہے تھے۔ گاڑی ایک سنسان سڑک سے گزر رہی تھی کہ عقب سے ایک اور بڑی ویگن آتی دکھائی دی۔ پھر ایک ایسا علاقہ سامنے آ گیا جو اپنی ویرانی کی وجہ سے مشہور تھا، تو اچانک ہی پیچھے والی ویگن کی رفتار تیز ہو گئی اور شاہ جی چونک کر اس ویگن کو دیکھنے لگے۔ کٹارا سی ویگن تھی لیکن پرانے زمانے کی تھی اور مضبوط تھی۔ اچانک ہی ویگن نے راستہ روکا تو شاہ جی نے چونک کر کہا، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ گاڑی اس پر شمالی خان ڈرائیو کر رہا تھا۔ کہنے لگا پتہ نہیں کون کتے کا جنا ہے، وہ دیکھیے آگے والی گاڑی ترچھی ہو کر رک گئی ہے، جیسے ہمارا راستہ روک رہی ہو۔ شاہ جی نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ دوسری ویگن سے کئی آدمی نیچے اتر آئے تھے۔ ان سب میں سب سے آگے ایک نوجوان لڑکا تھا، جوانی کی عمر، چہرہ اگر کچھ مونچھوں کے بغیر ہوتا تو اچھا لگتا، آنکھوں میں سرما، ہونٹوں پر پان کی دھڑی، عجیب سی شکل تھی، لچا لفنگا ہی لگ رہا تھا۔ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ شاہ جی نے دلچسپی سے اپنے ساتھیوں کو دیکھ اور بولے، گن کر آئے ہیں کم بخت مارے، مگر چاہتے کیا ہیں ذرا دیکھو تو صحیح۔ اس سے پہلے کہ کوئی نیچے اترتا وہ خود ہی آگے بڑھا اور گردن خم کر کے بولا، شاہ جی کی خدمت میں لاکھا مداری کا سلام، ذرا نیچے اتر آئیے، شاہ جی سے گلے ملنا ہے۔ کون ہے تم میں سے رب نواز شاہ؟ مداری؟ لاکھا مداری؟ ہاں جی لاکھا مداری، ذرا لکڑی گھمانی ہے آپ کے سر پر۔ شاہ جی نیچے اتر آئے، دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ ہوشیار رہنا ضروری تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ادھر لاکھا سینہ تانے ان لوگوں کو گھور رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ لوگوں میں سے رب نواز شاہ کون ہے؟ کام کیا ہے مداری جی؟ دلبر خان نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ آپ ہے شاہ جی؟ نہیں بھائی میری یہ جرت کہاں، وہ کھڑے ہوئے شاہ جی، کیا کام ہے؟ بس ذرا مہمان بنا کر لے چلنا آپ کو، آپ سے کام ہے۔ اچھا یہ اچھی مہمانداری ہے بھائی، ایک تو بغیر ڈگڈگی کے سامنے آ گئے، ابھی اگر مداری ہو تو بانسری اور ڈگڈگی ہاتھ میں لے کر سامنے آؤ۔ ویسے جانا کہاں ہے؟ آپ کہاں تکلیف کریں گے، ہم لوگ آپ کو خود لے جاتے ہیں، بس تھوڑے سے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، پھر اطمینان سے کپڑا منہ میں ٹھونسیں گے، ہاتھ پاؤں پیچھے باندھیں گے اور لے جائیں گے۔ اب بیچاری دو گاڑیوں کو کہاں تک چلنی ہے، آپ لوگوں کو ہماری ویگن میں چلنا ہوگا۔ شاہ جی کان کھجانے لگے، ایک نگاہ اپنے ساتھیوں کو دیکھا، پھر بولے، مداری جی اگر لے جانے کا ارادہ بدل دو تو کوئی حرج ہے، ہم تمہارے ساتھ جانے سے منع تو نہیں کر رہے۔ نہیں جی یہی تو جادو کی لکڑی ہوتی ہے جو مداری کے ہاتھ میں ہے، آپ جس کے سامنے پہنچیں گے اس کی پسند کے مطابق پہنچیں گے، یہی ہمارا فن ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، مگر ہاتھ پاؤں کس چیز سے توڑو گے یہ تو ہم بتا دیں گے، لاکھا مداری نے کہا، اور ان میں سے ایک آدمی نے ویگن کے نچلے حصے میں رکھے لمبے لمبے ڈنڈے نکال لیے۔ ابے لو یہ تو ہر طرح سے تیار ہو کر آئے ہیں، مگر بھائی یہ تو بتاؤ قصہ کیا ہے، ہماری تم سے دشمنی کب ہوئی؟ پہلے کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں، تعارف نہیں کراؤ گے؟ تعارف بھی ہو جائے گا اطمینان سے۔ لاکھا مداری نے نیفے میں سے چاقو نکال لیا اور اسے بڑی مہارت سے ہاتھوں میں گھمانے لگا۔ شاہ جی کی آنکھیں اس کے چاقو پر جمی ہوئی تھی، باقی اس کے ساتھیوں نے ڈنڈے سنبھال لیے۔ لاکھا مداری نے کہا، جو لوگ کریں انہیں کرنے دینا، ورنہ یہ چاقو نہیں دیکھے گا کس کا سینہ کس کا ہے۔ چلو ایک چاقو کسی کے سینے میں چلا گیا، اور بھیا باقی جو 4 بچیں گے ان کا کیا کرو گے؟ انہیں بھی سنبھال لیں گے۔ تو پھر ٹھیک، شاہ جی نے کہا، یہ اشارہ تھا۔ تمام لوگوں کی کمر سے ان کے مخصوص ہتھیار کھل گئے۔ ڈنڈوں کے مقابلے میں یہ تار اور گولے ہی مناسب تھے، ویسے کوئی تیاری کر کے تو نکلے نہیں تھے۔ دفعتاً لاکھا مداری کے ایک آدمی نے ڈنڈے سے حملہ کیا اور اس کے باقی ساتھی بھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ ایک مخصوص انداز تھا جو عموماً لاٹھیاں چلانے والوں کو ہوتا ہے، لیکن ان کے ڈنڈے بڑی آسانی سے تاروں میں لپٹ گئے، اور ان کے بعد پہلا گولہ ان میں سے ایک کے پڑا اور اس کے حلق سے دلدوز چیخ نکل گئی۔ پنڈلی کی ہڈی نشانہ بنائی گئی تھی، اصل میں سڑک تھی، کسی بھی وقت کوئی بھی آ سکتا تھا، چنانچہ جو فیصلہ ہونا تھا بہت جلدی ہو جانا چاہیے تھا۔ شاہ جی کا بھی یہی اشارہ تھا، چنانچہ ایسے نپترے وار کی جانے لگی کہ چیخوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیا۔ ان لوگوں کی حسرتیں دل کی دل میں رہ گئی، لیکن اچانک ہی لاکھا مداری نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا چاقو شاہ جی پر اچھالا۔ یہ چاقو جس مہارت سے شاہ جی کی مٹھی میں پہنچا تھا، اس پر لاکھا مداری کا منہ خود بخود حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بری طرح پٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا کہ وہ ایک ایک بار میں ہی ادمرے ہو گئے ہیں۔ یہ تو کچھ نہ ہوا،
सारी शेखी धरी की धरी रह गई। इधर शाहजी पर चाकू फेंक कर मारा था, लेकिन शाहजी ने भी अपनी खाली हथेली पर हवा में सनसनाते हुए चाकू के दस्ते पर ऐसे बढ़ाई थी कि लगता था कि लाखा मदारी ने खुद अपना चाकू अपने हाथ से इनके हाथ में दे दिया हो। चाकू अब शाहजी की मुट्ठी में था। उन्होंने हंसकर कहा, यार उम्र कितनी है तुम्हारी? इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर ये चाकू पलटकर तुम्हारी छाती में उतर जाए तो कितनी उम्र में मरने वाले करार पाओगे? बोलो, अब क्या करे? खेल तो बदल गया है। शाहजी ने चाकू को मुख्तलिफ अंदाज में घुमाते हुए कहा। लाखा मदारी बगले झांकने लगा। नूरशाह जज्बाती हो रहा था। शाहजी की गुफ्तगू खत्म नहीं हुई थी कि नूरशाह ने अपना हथियार लाखा मदारी की कमर पर मारा और वो हाय करके दोहरा हो गया। सीधा हुआ तो शाहजी ने आगे बढ़कर इसकी गर्दन पकड़ ली। अबे चिड़िया के इक्के, साले मूछ रख लेने से आदमी मर्द थोड़ा ही बन जाता है। किस बर्ते पे लंबी लंबी मूछ रख ली है तूने? मूछों की तौहीन हमें पसंद नहीं। किसी से तूने हमारे बारे में पूछा भी नहीं। चल अब हम तुझसे पूछ लेंगे। भाई नूरशाह, इस सुसरे ने सैर का मजा तो खत्म ही कर दिया। चलो लेकर चलो अपनी गाड़ी में, ठोंस लो हरामियों को। ठीक है शाहजी, इनकी वैगन का क्या किया जाए? धक्का देकर सड़क से नीचे उतार दो, खामखा गुजरने वालों को रास्ता रोकेगी। ऐसे ही किया गया और वैगन सड़क के नशेब में धकेल दी गई और इन चारों को शाहजी ने अपनी गाड़ी में ठोंस लिया। एक तरह से इन्हें कार में दफन कर दिया गया था। शाहजी उनके साथी इन लोगों पर पांव रखकर बैठ गए। बाकी लोग भी बैठ गए और गाड़ी का रुख तब्दील कर दिया गया। गाड़ी सुबक रवि से हीरा मंडी की तरफ जा रही थी। शाहजी ने कहा, वैसे तेरी शक्ल नहीं है लाखा मदारी, नाम भी अभी सुना है। ये मदारीपन तूने कब से शुरू कर रखा है? लाखा मदारी की भला आवाज कहाँ से निकलती? हलक में तो कपड़ा ठूसा हुआ था। गोल गोल दीदे घुमाने लगा। हिम्मत पस्त हो गई थी। जो मार पड़ी थी इससे अंदाजा हो गया था कि कम अज कम 2 महीने के लिए बिस्तर पर अजीब और गरीब हथियार इस्तेमाल किए गए थे। बहरहाल वक्त गुजर रहा था। अचानक ही शाहजी का इरादा बदल गया। कहने लगे, यार फजल खान, डेरे पर चलने के बजाय अपने शहजादी की तरफ चलो। मैं भी यही कहने वाला था शाहजी। थोड़ी देर बाद कार इस कोठी में दाखिल हो गई जहां इकराम रहता था। चीखते कराहते मेहमानों को अंदर पहुंचाया गया। पांचों के चेहरे दर्द और कब्ज से बिगड़े हुए नजर आ रहे थे। इकराम ने हैरानी से देखा और फिर हंसते बोला, वाह, ये बबूहें कहाँ से ले आए हो शाहजी? अरे बस चंदा, इन हरामियों ने घूमने का मजा खराब कर दिया। कहाँ घूमने निकले थे? बस सोचा था तुझे सैर कराएंगे। खैर छोड़, जो इनसे मालूम कर लें ये लाखा जी कहाँ अपना तमाशा दिखाते हैं। कपड़ा मुंह से निकाल दिया गया था। लाखा बुरी तरह घिघिया गया। माफ कर दिए शाहजी, खुदा के वास्ते माफ कर दीजिए। मैं बदमाश नहीं हूँ, बस ऐसे ही बना रखी थी। आज आपने किरकिरी कर दी। वो बुरी तरह घिघियाने लगा। तो हराम के जने, इतनी बड़ी बड़ी मूछें क्यों रख ली थी? लग रहा था जैसे सचमुच मूछ वाले हो। तुम इन मूछों को बदनाम करते हो। अब बताओ किस्सा क्या था? किसने पीछे लगाया था हमारे? और टांगे तोड़कर कहाँ ले जाने वाले थे हमें? माफ कर दिए शाहजी, माफ कर दीजिए। हमें छोड़ देंगे तो पलटकर मुंह नहीं दिखाएंगे दोबारा। देख कुतिया के बच्चे, जो बात पूछो मुंह से निकाल। अब इतना बेवकूफ मत समझ। अगर अब की बार वो ना किया जो हम कह रहे हैं तो फिर समझ ले कि सबसे पहले तेरे सारे दांत उखाड़ कर इसे पोपला कर देंगे। राजा शराफत अली नाम है। सुपारी दी थी इसने आपको पकड़ कर लाने के लिए। मुझे क्या मालूम था कि मुझे इतना मुश्किल काम दे रहा है। शाहजी, जो गलती हो गई इसे माफ कर दीजिए। आइंदा इधर का रुख भी नहीं करूंगा। क्या नाम लिया तूने? शाहजी ने पूछा। राजा शराफत अली। दूसरे लोग भी इनके साथ हैं। एक का नाम नवाबुद्दीन, दूसरे का हयात खान, तीसरे का कलीम खान। कहाँ रहते हैं ये? शाहजी, मोटरवे से थोड़े फासले पर एक आबादी है, आपको वहां ले जाना था। और तेरा इलाका कौन सा है? शाहजी, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, तो इसने क्या कहा था तुझसे कि हमारे हाथ मुंह तोड़कर मुंह में कपड़ा ठूंस कर ले आ? ये बात की थी ना? जी शाहजी, एक बार फिर माफी चाहता हूँ। अबे तू जो चाहता है वो तो सब बाद में होगा। अब ये सुन के हम क्या चाहते हैं? जी शाहजी, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दें। अम्मा नूरशाह, इस तरह तो माफी मांगने की मशीन बन गया। क्या कहते हैं, माफ कर दें? कर देंगे शाहजी, कर देंगे। ऐसी जल्दी क्या है? पहले से ये तो पूछने के वो राजा शराफत अली है कहाँ? बता चुका है जगह। तो फिर इससे मिलेंगे नहीं शाहजी? मुंह की बात छीनी नूरशाह। मिलेंगे और ये मदारी जल्दी हमें वहां ले जाएंगे। क्या ख्याल है? टांगे तोड़ दो हमारी तो चलना होगा। मेरी ये मजाल कहाँ शाहजी? बस आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए। अबे 100 बार माफी मांग चुका है। एक मरतबा माफ कर देंगे तो बाकी 99 बार का क्या होगा? गुनाहगार कर रहा है मैं। चल माफ कर देंगे तुझे, बस एक काम कर। जी, इस गाड़ी में जिसमें हम यहाँ तक आए हैं हमें बांध कर ले चल। इकराम, तुझे भी चलना है हमारे साथ। शाहजी ने इकराम को देखते हुए कहा, क्यों नहीं चलूँ? नहीं चलूंगा शाहजी, जरूर चलूंगा। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। तो फिर तैयार हो जा।
हम चाय राजा शराफत अली के हाँ ही पियेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है तो फिर ठीक है। लाखा जी तैयार हो जाओ, इन चारों को तो यहीं छोड़ देते हैं, बांधकर किसी कमरे में बंद कर देते हैं। ये हमारे पास यरगमाल रहेंगे और तू हमें सीधा सीधा ले जाएगा राजा शराफत अली के घर। कोई गड़बड़ की तो उधर ही मार देंगे और ख़त्म कर देंगे किस्सा, क्या समझा? कोई गड़बड़ नहीं करूँगा शाहजी, वादा करता हूँ, माँ की कसम खाकर कहता हूँ। अबे उल्टे हाथ का थप्पड़ देंगे, हराम के कुत्ते, हमारे सामने माँ जैसी मुकद्दस चीज़ का नाम मत लेना। चल तैयार हो जा, चल भाई इससे बात करो, कैसे कैसे चलना है। चारों साथी शाहजी का मतलब समझ चुके थे, चुनाचे वो इसे समझाते रहे। शाहजी ने भी पूरा पूरा ड्रामा रचाया था। पाँव बंधवा लिए, मुंह में कपड़ा भी ठुसवा लिया। उसके बाद लाखा मदारी ने लेकर चल पड़ा। इसका बस नहीं चल रहा था कि रास्ते ही से उतरकर भाग जाए। एक बड़ी मुसीबत को साथ ले जा रहा था। दिल में न जाने क्या क्या तसव्वुर थे, लेकिन शाहजी ने इसे चलने से पहले बता दिया था कि हाथ पैर बांधते हुए मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, लेकिन ये 1 सेकंड में खुल सकता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। चुनाचे कोई भी गड़बड़ की या भागने की कोशिश की तो बस ये समझ ले कि चाकू फेंक कर तूने हमें नहीं मार सका, मगर हमारे फेंके हुए चाकू का वार कभी खाली नहीं जाता। लाखा मदारी ने जो कुछ अब तक देखा था, इससे अंदाजा हो गया था कि ऐसा ही होगा। चुनाचे से संभल कर कहा, नहीं शाहजी, मेरी मजाल नहीं कि जो वादा किया है इसमें गड़बड़ करूं। चुनाचे इस तरह शाहजी चल पड़े। इकराम भी साथ था और बड़ा दिलचस्प माहौल लग रहा था इसे। रास्ते बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। सुनसान रास्तों को इख्तियार किया गया था और कुछ देर के बाद वो मतलूबा जगह पहुंच गए। बड़ा शानदार मकान था, देखने से ताल्लुक रखता था। बहरहाल ये बात तो समझ में आ गई थी कि राजा शराफत अली मालदार आदमी है। बहरहाल लाखा मदारी ने दरवाजा बजाया तो नवाबुद्दीन और हयात खान बाहर निकले। लाखा मदारी को देखकर इनका चेहरा खिल उठा और हयात खान ने जल्दी से पूछा, क्या रहा? वो मौजूद है। लाखा मदारी की आवाज मुश्किल ही से निकली थी। सब चले गए? अबे तुम क्यों खिला रहे हो? इन्हें उतारेगा कौन? तुम लोग खुद ही उतार लाओ। लाखा मदारी वो अल्फाज बोल रहा था जो शाहजी ने इससे कहे थे, लेकिन दोनों ने इस वक्त लाखा मदारी की हालत पर गौर नहीं किया। कलीम भी आ गया। वो सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। बहरहाल उन्होंने गाड़ी से इन सबको पड़े हुए देख लिया। चुनांचे बड़ी बेदर्दी से एक एक को घसीट घसीट कर नीचे उतारने लगे। शाहजी और इकराम भी इनमें शामिल थे। अंदर राजा शराफत अली मौजूद था। इसने जो इन लोगों को इस हाल में देखा तो इसके चेहरे पर मुसर्रत के आसार फैल गए। इकराम पर भी नजर पड़ी। आंखों में खून करवटें लेने लगा। वो दुर्गत याद आ गई जो बनाई गई थी। अब देखूंगा इन सबको। लाखा मदारी को आगे बढ़कर सीने से लगा ले और बोला, बदन पसीने से तर हो रहा है तुम्हारा, मेहनत तो करनी पड़ी होगी, कहीं चोट तो नहीं लगी? लाखा मदारी जो कमर पर हाथ रखकर चल रहा था बेबसी से शाहजी की तरफ देखने लगा। बहरहाल वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और राजा शराफत अली की खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। जी रब नवाज शाहजी, इससे पहले तो आपसे मुकम्मल तारुफ नहीं हुआ था, लेकिन आज खासी तफसीली बात रहेगी। शाहजी गर्दन हिलाने लगे जैसे मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ होने की वजह से कुछ बोल ना पा रहे हों। लाखा मदारी एक तरफ बैठ गया और फटी फटी आंखों से ये मंजर देखने लगा। फिर राजा शराफत अली के इशारे पर इन सबके मुंह से कपड़े निकाल दिए गए। शाहजी ने खंगार कर गला साफ किया और बोले, हमने आपको पहचान लिया राजा साहिब। हाँ भला आप हमें ना पहचानेंगे? वो दिन तो याद होगा जब हमारी और आपकी पहली मुलाकात हुई थी और आपने हमें अकेला पाकर कुछ खेल डाले थे, याद है? तो फिर आज के खेल के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाखा, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ गए? बता तो दिए कि किसी काम से रुक गए हैं, आने वाले होंगे। लाखों को मालूम हो गया था कि इस वक्त क्या बोलना मुनासिब है। एक लम्हे में वो सारे के सारे तिया पांचा करके रख देंगे। जी शाहजी, आप ये बताइए कि हीरा मंडी से आपका क्या ताल्लुक है? घर है हमारा, वहीं रहते हैं। अरसा नहीं हुआ आपको वहाँ आए हुए। ये तो अपनी मर्जी की बात है राजा साहिब, हमें तुमसे भी तो हमें पता चला कि तुम इतने काम के आदमी हो। कहाँ चले गए थे खोपड़ी गंजी करवा कर? शाहजी का लहजा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। राजा शराफत अली की आंखों में खून उतर आया। इसने एक निगाह शाहजी पर डाली और फिर किसी कदर पशेमान निगाहों से लाखा मदारी को देखा। ये अंदाजा तो नहीं था कि शाहजी इस आलम में भी ये जुबान इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ा, अपना दाहिना पांव ठोकर मारने के लिए शाहजी की तरफ बढ़ाया। शदीद गुस्से के आलम में वो शाहजी के सीने पर लात मारना चाहता था, लेकिन दूसरे लम्हे शाहजी के हाथ आजाद हुए। शराफत अली का पांव इनके हाथ की गिरफ्त में आया और शाहजी ने इसे जोर से मरोड़ दिया। राजा शराफत अली चारों खाने चित नीचे गिरा था। एक लम्हे के अंदर अंदर माहौल बदल गया। बाकी चारों साथी भी फुर्ती से उठ खड़े हुए और उन्हें उचक कर इन तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। शाहजी हाथ झाड़ते उठ खड़े हुए। इसके बाद उन्होंने राजा शराफत अली का गिरबान पकड़कर इसे सीधा खड़ा कर दिया। हाँ, तो तेरा नाम राजा शराफत अली है, ठीक है, और तूने लाखा मदारी को हमारे पास
तमाशा दिखाने के लिए भेजा था और इससे कहा था कि हमें पकड़ कर ले आए। अबे कुतिया के पिल्ले, कोई ढंग का आदमी नहीं मिला था तुझे लाहौर में? बेचारा लोंडा ही रह गया था जिसने मूछें रखकर ही समझ लिया था कि बदमाश बन गया है। अबे कुतिया ज़ादे, मालूम तो कर लेता कि शाहजी के बारे में। किसके ऊपर भेजा तूने इन्हें? अबे कहाँ का रहने वाला है? कोई मालूमात ही नहीं है तेरी। राजा शराफत अली के बदन का तो जैसे लहू ही खुश्क होकर रह गया था। ये क्या हुआ? क्या लाखा मदारी ने धोखा किया? खूनी निगाहों से इसके तो देखा। तूने तूने मक्कारी की मेरे साथ? मक्कारी के पिल्ले, मुसीबत में पड़वा दिया। चारों के चारे वहाँ उल्टे पड़े हुए हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। न जाने कैसे चल फिर रहे हैं। अबे बताना चाहिए था तुझे कि इतने बड़े आदमी के पास भेज रहा है। आया कहीं से साला राजा का पिल्ला बनकर। लाखा मदारी ने अजीब से लहजे में कहा और शाहजी के साथी बुरी तरह हंस पड़े। तो भाई, इस मदारी की लकड़ी तेरे काम नहीं आएगी। वैसे राजा शराफत अली, उस दिन तो तेरी खोपड़ी गंजी की थी, आज क्या करें? राजा शराफत अली के पूरे बदन का खून खुश्क हो गया और वो खुश्क होंठों पर जुबान फेर रहा था। ये तो कहानी कुछ और हो गई। शाहजी के बारे में जिस कदर मालूमात हासिल हो चुकी थी वो ऐसी नहीं थी कि राजा इन्हें नज़रअंदाज कर देता। बात अपने बस की नहीं रही तो लाखा का सहारा लिया था, जिसका पेशा यही था। लाखा से शदीद नफरत का एहसास हो रहा था। कमबख्त गुंडा भी मिला तो ऐसा कि देखकर शर्म आए। शाहजी के सामने जंखों की तरह काम रहा था और शाहजी के होंठों पर भरपूर मुस्कुराहट फैली हुई थी। हाँ, वैसे तुम्हारी चुंदिया पर बाल बड़ी जल्दी आ गए। अबे उल्लू के पट्टे, ये तेरी मौत क्यों बार बार घेर रही है तुझे? क्यों हमारे सामने आ जाता है हरामजादे? हमारे हाथों क्यों मरना चाहता है? राजा शराफत अली के पास बोलने को कुछ नहीं था। ऐसा मालूम होता था इस पर सख्ता तारी हो गया हो। बस टकर टकर शाहजी का चेहरा देखे जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शाहजी के चेहरे पर गुस्से के आसार नमूदार हो गए। उन्होंने अपने साथियों को देखा और कहा, देखो ये हरामी कैसे मासूम बना खड़ा है, जैसे आटे दाल का भाव नहीं मालूम इसे। पिछली बार तो चुंदिया साहब की थी, बाल आ गए, लेकिन अब नाक काट लो कुत्ते की। ये नाक दोबारा नहीं उगेगी हरामजादे, और हमेशा याद रहेगा तुझे। चुंदिया पर बाल आए तो पिछली मार भूल गया और लग गया पीछे, लेकिन नाक दोबारा नहीं उगेगी। राजा शराफत अली के सारे जिस्म का खून खुश्क हो गया था। अब इस पर थरथरी तारी हो गई थी। खूबसूरत अंदाज में पीछे हटा और दोनों हाथ जोड़ दिए। माफ़ कर दीजिए शाहजी, एक बार और माफ़ कर दीजिए। आइंदा आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। कान पकड़ता हूँ। कुत्ते के जने, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तेरी चुंदिया क्यों खुजा रही है बार बार? बस इसका जवाब दे दे मुझे। शाहजी, बात असल में यह है कि कौसर जहाँ ने बड़ा जलील किया मुझे। आपकी वजह से इसने मुझे ठुकरा दिया था, मगर आइंदा के लिए तौबा करता हूँ। राजा शराफत अली गिड़गिड़ाने लगा। और ये कुत्ते कौन हैं? शाहजी ने बाकी तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे दोस्त हैं, लाहौर के रहने वाले हैं। शाहजी ने इनसे सवाल किया, इनके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल सका था। खैर, ये तो हमें पता है कि तुम बदमाश नहीं हो, चमचे बने हुए इस बेगैरत के। चलो फूटो, जाओ, सुना नहीं? अभी देग में डालकर भून देंगे, यहाँ से गर्क हो जाओ। शाहजी ने जूते की तरफ हाथ बढ़ाया और इन तीनों के हवास जवाब दे गए। नवाबुद्दीन तो इस तरह भागा के पलट कर नहीं देखा। तब शाहजी ने लाखा की तरफ देखकर कहा, हाँ अब तू बोल, तेरा मदारीपन देखा ही नहीं हमने। बोल, क्या करूँ तेरे साथ? चल अपनी जुबान से बता दे। गुलाम हूँ जी आपका, जो जी चाहे करे, चल फूट। शाहजी ने हाथ उठाकर कहा और लाखा मदारी भी ऐसे भागा जैसे मौत इसका पीछा कर रही हो। अब रह गया राजा शराफत अली, जो बुरी तरह कांप रहा था। इसके पैरों में जान नहीं रही थी। शाहजी ने इधर उधर देखते हुए कहा, यह घर खरीदा है? नहीं। फिर किराए पर लिया है? कुछ खिलाओ पिलाओगे नहीं? मैं भी लाता हूँ। ना ना राजा जी, ना, हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ी में ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं कि बस। कोई नौकर नहीं है तुम्हारे यहाँ? तुम्हारा क्या पता क्या मिला लाओ इसमें? नहीं, अब इसकी हिम्मत नहीं कर सकता शाहजी। आपकी तकदीर अच्छी है, मेरी खराब। शाहजी ने पानी पर बोले, हाँ सोचा तो ये था कि तुम्हारी नाक काट लें, बहुत दिन के लिए झगड़ा ख़त्म हो जाए और नक्कटे कहलाओगे तो याद रहेगा कि किसने काटी थी। मगर कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी है। ठीक है, जब अल्लाह ने दी है तो हमारी क्या बिसात। बस एक दफ़ा की बात सुन लो, आइंदा इधर का रुख मत करना, वरना बतख की तरह हलाल कर देंगे। क्या करते रह जाओगे। आइंदा कभी आपका सामना नहीं करूँगा। मगर एक बात बताओ, कौसर जहाँ बेगम को कब से जानते हो? शाहजी ने सवाल किया। भाई शाहजी, तमाशबीनी तो बहुत अरसे से करता हूँ। कौसर जहाँ को नया नया ही देखा था। चलो ठीक है, मगर एक बात समझ लो, अब तुम्हारी शक्ल लाहौर में और हीरा मंडी में नजर नहीं आनी चाहिए। चलो बच्चों, बहुत वक्त हो गया। शाहजी ने कहा और इसके बाद वहां से निकल आए।